1968 बॉम्बे। रात के 12 से 3 के बीच पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन कॉल आता है। एक झोपड़ी में 3 लोगों की लाश मिलती है, एक आदमी, एक औरत और एक 2 महीने के बच्चे की। क्राइम सीन पे पुलिस को एक छाता और एक मोटी रोड मिलती है, पर पुलिस अभी तक इस बात से बेखबर थी कि ये कोई मामूली किलर नहीं। सीरियल किलर जिसने no notion of good and evil of पुलिस तुरंत उस हथियार और छाते को फिंगरप्रिंट की जांच के लिए भेजती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि उन दिनों बॉम्बे में बारिश हो रही थी। 5 दिन बाद ठीक उसी तरह कांदीवली के हनुमान नगर एरिया में एक टीचर का मर्डर हो जाता है। इसके बाद एक के बाद एक कई मर्डर होते हैं और फिर पुलिस को एहसास हो जाता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है, क्योंकि 3 पैटर्न रिपीट हो गए थे। पहला कि ये मर्डर रात को 1 से 3 के बीच होता था, दूसरा कि सारे हमले किसी नोकीले हथियार से किए गए थे, और तीसरा कि ये सारे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग थे। इस सीरियल किलर की दहशत ऐसी फैलती है कि अंधेरा होते ही मानो लॉकडाउन का माहौल हो जाता है। रात में लोग अपने परिवार के प्रोटेक्शन के लिए लाठी और डंडा लेकर पहरेदारी करने लग जाते हैं, पर इसके बाद भी कुछ नहीं बदलता। एक के बाद एक मर्डर होने लगते हैं और डर का माहौल पूरे बॉम्बे को जकड़ लेता है। उस वक्त बॉम्बे कमिश्नर ES मॉडक के पास ये केस जाता है और वो फैसला लेते हैं कि इस केस को CBI को सौंप दे। CBI की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और उसको हेड करने वाले थे DSP रमाकांत कुलकर्णी, जिन्होंने कुछ ही समय पहले CID ज्वाइन किया था। रमाकांत कुलकर्णी ने अपनी एक टीम बनाई जिसमें 2000 से अधिक पुलिस वाले थे, पर फिर भी पुलिस के हाथ ना कोई सबूत लगा और ना कोई कातिल। बल्कि उन दिनों यह अफवाह फैलने लगी कि यह कातिल कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मायावी जंतु था जो दिन होते ही गायब हो जाता था। इसी बीच एक इंस्पेक्टर जिनका नाम था विनायक राव वकाटकर, उन्होंने रमाकांत कुलकर्णी को बताया कि 1965 से लेकर 1966 के बीच भी कुछ इसी तरीके से हत्याएं हुई थी। उस समय 19 लोगों पर हमला हुआ था, जिनमें से 9 की मौत हुई थी और हमलावर का हथियार भी एक जैसा था। उस वक्त वकाटकर मुलिन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे और एक रात जब वो अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग कर वापस आ रहे थे तो उन्हें एक आदमी दिखता है, रात के अंधेरे में अकेले चलते हुए। उन्हें उन पर शक होता है और वो जब उनसे उनका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम रमन राघव बताते हैं। उसके बाद जब उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उसके पास उन्हें एक डायरी मिला। डायरी में 2 शब्द लिखे थे, खत्म और खलास। पूछताछ के लिए जब पुलिस उन्हें स्टेशन ले जाती है तो पता चलता है कि चोरी चकारी के केस में उन्होंने ऑलरेडी कुछ समय बायकुला जेल में बिताया था। फिर वकाटकर उनसे उन 9 मर्डर के बारे में पूछताछ करते हैं, पर राघव कुछ नहीं बताता, तो वकाटकर उसे 2 साल के लिए बॉम्बे छोड़ने का कमांड देते हैं। उसके बाद 2 साल तक वहाँ कोई हमला नहीं होता और अब 2 साल बाद ये हमले फिर से शुरू हो गए थे। DCP रमाकांत कुलकर्णी को जैसे ही इन हत्याओं के बारे में पता चला, उन्हें यकीन हो गया कि इन मर्डर्स में रमन राघव का ही हाथ है और वो 2 साल बाद लौट चुका था। उन्होंने तुरंत उसके सारे रिकॉर्ड्स मंगवाए और उस रिकॉर्ड्स में उसकी फ़ोटो, फिंगरप्रिंट और सारी डिटेल्स मौजूद थी। उन्होंने तुरंत उसकी फ़ोटो सारे स्टेशंस में भिजवाई और अब पूरी पुलिस फोर्स उसकी तलाश में निकल गई थी। उसी बीच मलाड में 2 लोगों का और मर्डर हो गया। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जल्द ही क्राइम सीन पर पहुंचती है
और वहाँ पाई गई फिंगरप्रिंट के साथ रमन राघव के फिंगरप्रिंट को मैच करती है और ये दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं। अब ये कंफर्म हो जाता है कि इन सीरियल मर्डर्स में रमन राघव का ही हाथ था, पर राघव गायब था। फिर एक दिन जब पुलिस उसे ढूंढते हुए बोईसर के बाहरी इलाके में पहुंचती है तो वहां उन्हें मंजुलाबाई दलवी नाम की एक औरत मिलती है, जो उन्हें बताती है कि ये तो अन्ना है और उसने आज ही सुबह उसे देखा था। पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है और जब पुलिस उनसे पूछती है कि ये कहाँ रहता है तो वो बताती है कि ये तो मुझे नहीं पता। फिर पुलिस उनसे उनका हुलिया पूछती है तो बताती है कि अन्ना ने एक नीली शर्ट, खाकी हाफ पैंट और ब्राउन कलर के जूते पहने थे और उसके हाथ में एक छाता भी था। पुलिस उसी समय हर पुलिस स्टेशन में ये खबर फैला देती है और उसे ढूंढना शुरू कर देती है, पर राघव नहीं मिलता। फिर 27 अगस्त 1968 को एलेक्स फियालो नाम के एक इंस्पेक्टर को भिंडी बाजार में एक आदमी जिसका लिबास बताए गए हुलिये से मिलता जुलता था दिखता है। उसके हाथ में भी एक छतरी था और उसके जूतों में कीचड़ लगा था, जिसका मतलब था कि वो कहीं दूर से आया था, क्योंकि उस दिन भिंडी बाजार के आसपास बारिश नहीं हुई थी। एलेक्स फियालो को उस पर शक होता है और जब वो उसके पास जाता है तो उसके कपड़ों पे उनके खून के छींटे दिखते हैं। जब वो उसकी तलाशी लेता है तो उसके पास 2 चश्मे, 2 कंघे, 2 कैंची, एक अगरबत्ती स्टैंड, लहसुन, चाय की पत्ती और एक कागज़ मिलता है जिस पे कुछ नाम लिखे थे। जब वह उससे अपना नाम पूछता है तो बताता है सिंधी दलवाई। एलेक्स फियालो को याद आता है कि रमन राघव का एक नाम सिंधी दलवाई भी है। वो उसे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। राघव बिना कोई परेशानी के स्टेशन चल देता है। वहाँ फियालो अपने सीनियर को बताता है कि रमन राघव पकड़ा गया। ये सुनते ही क्राइम ब्रांच के ऑफिसर वहाँ पहुँच जाते हैं और क्राइम सीन्स में पाए गए फिंगरप्रिंट को उसके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करते हैं। जब दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं, पुलिस रमन राघव की अरेस्ट की न्यूज़ रिलीज कर देती है। रमन राघव अब पुलिस के गिरफ्त में था। जब पुलिस रमन राघव की हिस्ट्री को खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि राघव का जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अग्रेश्वर नेल्लूर गांव में हुआ था। बचपन से ही इसने चोरी करना शुरू कर दिया था और जब ये 20 साल का हुआ तो तमिलनाडु छोड़ के बॉम्बे आ पहुंचा। पर इसके बाद भी इसकी चोरी करने की आदत नहीं गई और इसने कुछ समय बाइकुला जेल में भी सजा काटा। जेल से निकलने के बाद भी इसने चोरी करना नहीं छोड़ा था और इसी वजह से इसे एक बार 5 साल जेल में गुजारना पड़ा। पुलिस को यह मालूम था कि राघव कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि 2 साल पहले भी जब वो विनायक राव वटाडकर के गिरफ्त में था उसने कुछ नहीं बताया था। इंटरोगेशन के दौरान वो चुपचाप बैठा रहता। 2 दिन बीत जाते हैं पर राघव कुछ नहीं बताता। उसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर उनसे कैजुअली पूछते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राघव एक शब्द बोलता है, मुर्गी। पुलिस उसके लिए चिकन करी की एक प्लेट का इंतज़ाम करती है और प्लेट आते ही वो बड़े चाव से खाता है। उसके बाद उसे फिर पूछा जाता है, तुम्हें और कुछ चाहिए? तो वो फिर बोलता है, मुर्गी। तो उसके लिए दोबारा मुर्गी मंगाई जाती है और चिकन ख़त्म होने के बाद जब उससे फिर पूछा जाता है और कुछ चाहिए तो बोलता है उसे नारियल का तेल, कंघी, शीशा और एक वैश्य चाहिए। उसकी वैश्य वाली बात मना कर दी जाती है पर बाकी ख्वाहिश पूरी होती है। वो कंघे से अपना बाल बनाता है और काफ़ी समय तक अपने आप को शीशे में देखता है। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, अब पूछो क्या पूछना है। वो उससे सीरियल किलिंग्स के बारे में पूछता है और तब रमन राघव अपना कन्फेशन शुरू करता है। दो साल पहले 1966 में जब विनायक राव वटाडकर ने उसे मुंबई छोड़ने का कमांड दिया, वो पुणे चला गया और वहाँ तेलेगांव नामक एक जगह में छोटी मोटी चोरियाँ करना शुरू कर दिया। तेलेगांव में एक रात जब वो एक चाय की दुकान पर गया तो उसने शुद्ध दूध की चाय मांगी, पर चाय वाले ने उसे मिलावट वाली चाय पिलाई। इस बात पर उसे गुस्सा आया
और वो उसका मर्डर करना चाहता था। पर तभी वहाँ पुलिस आ गई और उसे एक चोरी के केस में पकड़ लिया और 1.5 साल तक उसे वारेगांव जेल में डाल दिया। वहाँ से निकलने के बाद वो करजता पहुँचा और उसके कुछ महीने बाद बोरीवली में वो छोटी मोटी चोरियाँ करने लग जाता है। और एक दिन जब वो दहीसर पुल के सामने से गुजर रहा था, उसे हार्डवेयर की दुकान के पास एक हैंडल दिखता है। उसे लेकर वो जोगेश्वरी में एक लोहार के पास जाता है और उसे कहता है इसे मोड़ के हुक जैसा बना दो, और ये उसका ट्रेडमार्क हथियार बन जाता है। कुछ दिनों बाद जब वो बोईसर में घूम रहा था तो एक झोपड़ी के अंदर एक औरत और उसका बच्चा सो रहा था और एक आदमी झोपड़ी के बाहर सो रहा था। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। वो बाहर सो रहे आदमी के पास जाता है और उसके सर पे वार करता है। वो आदमी चीखने चिल्लाने लग जाता है तो वो उस पर फिर से वार करता है जब तक वो मर नहीं जाता। ये सुन के झोपड़ी के अंदर सो रही औरत बाहर आ जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है और राघव वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो मलाड पहुँचता है। समय था रात के 3 बजे। मलाड में एक झोपड़ी के बाहर उसे एक आदमी सोते हुए दिखता है। वो उस पर वार करता है। आदमी की वही मौत हो जाती है। फिर राघव उसकी घड़ी और उसका झोला उठा के वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके कुछ दिनों बाद जब वो एक रात मलाड के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से गुजर रहा था, उसकी नज़र एक सुनसान झोपड़ी पे पड़ती है। वो झोपड़ी पे चढ़ के अंदर झांकने लगता है और देखता है कि अंदर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही है। उस औरत ने सोने का एक मंगलसूत्र पहना था और राघव को अब वो मंगलसूत्र चाहिए था। तो वो उस औरत के सोने का इंतज़ार करता है, पर वो औरत सुबह 4 बजे तक नहीं सोती। तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अगले 4 रातों तक झोपड़ी के आसपास चक्कर लगाता है, मगर वो औरत हमेशा उसे जगती हुई दिखती है। फिर एक रात जब बारिश हो रही थी, वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि औरत सो रही है और उसका पति उसके सामने के खाट पे सो रहा है। वो अंदर जाता है और उस पर अपने हथियार से वार करता है। उस आदमी की तुरंत वही मौत हो जाती है। फिर वो उस औरत के सर पे हमला करता है और उसकी भी वही मौत हो जाती है। उसका 2 महीने का बच्चा उठ जाता है तो वो उसको भी नहीं छोड़ता और अपने हथियार से उसको मौत के घाट उतार देता है। फिर वो झोपड़ी के बाहर आता है और आसपास देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो सेफ है, वो अपना हथियार और छाता झोपड़ी के बाहर रख देता है और वापस अंदर जाके उस औरत के गले से मंगलसूत्र निकालता है। पर तभी उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो उस औरत के कपड़े निकालने लगता है। और तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है और चिल्लाने लगती है। उसे देखकर राघव अपना छाता और रॉड वहीं छोड़ के भाग जाता है। अगले दिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका सामान गायब है, क्योंकि पुलिस ने उसका छाता और हथियार फिंगरप्रिंट के लिए भेज दिया था। राघव और भी कई कहानियां सुनाता है, खास करके अपने दोस्त माइकल के, जिसके पास वो एक नया हथियार बनाने गया था। और कुल मिला के 41 मर्डर कबूल करता है। पर अब भी सीबीआई को एक ठोस केस बनाने के लिए उसकी हथियार की ज़रूरत थी। तो जब पुलिस उसे उसके हथियार के बारे में पूछती है, वो उसे आरे रोड के जंगल में ले जाता है और एक झाड़ी से अपना हथियार निकाल के देता है। और फिर पुलिस जोगेश्वरी के उस लोहार के पास भी जाता है, उसका बयान लेता है और माइकल का भी बयान लेता है, जिसके आधार पर अब पुलिस के पास एक मजबूत केस था। दो जून 1969 को कोर्ट में रमन राघव का मुकदमा शुरू होता है। पर केस शुरू होने के चंद लम्हों में ही डिफेंस के वकील पीवी पवार राघव के बचाव में ये प्रस्ताव रखते हैं कि रमन राघव अनसाउंड माइंड यानी कि दिमागी रूप से बीमार, और उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा था और वो इस लायक नहीं है कि उसके ऊपर कोई मुकदमा हो सके। मगर सरकारी वकील एमबी वोरा डिफेंस की सभी बातों का विरोध करते हैं। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट रमन राघव को दिमागी चेकअप के लिए बॉम्बे में एक दिमागी डॉक्टर के पास भेजती है, जहां 3 हफ्तों तक उसकी दिमागी हालत की जांच होती है। और फिर कोर्ट में ये रिपोर्ट भेजा जाता है
कि राघव दिमागी हालत से ठीक है और उसने सारे कत्ल जानबूझ के किए थे। इस रिपोर्ट और बाकी दलीलें सुनने के बाद जज सीडी दिगे रमन राघव को दोषी करार करते और मौत की सजा देते हैं। कुछ सालों बाद केस बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचता है, जहां उसके दिमाग की फिर से जांच की जाती है। पर इस बार रिपोर्ट में यह पता चलता है कि रमन राघव क्रॉनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है, जिसमें इंसान को ये पता नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत। ये 4 अगस्त 1987 में राघव की मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाता और उसे पुणे जेल में भेज दिया जाता। पर 8 साल बाद 1995 में सासुन हॉस्पिटल में किडनी फेलियर की वजह से रमन राघव की मौत हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।